So we start with the first thing कि अगर ये कुकिंग क्लास होती तो हम सबसे पहले कुकिंग के खाना बनाने के बेस समझते हैं ना। पहले तो हम आइडेंटिफाई करते कि हमने करना क्या है, हमने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, मतलब क्या डिश बनाने जा रहे हैं और उस डिश के लिए मुझे कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो हम यहाँ पे किस चीज के लिए स्किल सीखने आए हैं, तो पहले हम उसी चीज को समझें, दैट इज एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द डिजीज। यहाँ आने से पहले हमारे दिमाग में एक अलग कॉन्सेप्ट था। राहुल सर, किसी को लगता था कि बुरी संगत है, किसी को लगता था आदत हो गई है, कैरेक्टर खराब हो गया है, बट अल्टीमेटली वी रियलाइज्ड कि ये एक बीमारी है, ये एक दिमागी बीमारी है। मान लीजिए हम छोटे मोटे जुकाम के साथ डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है नहीं ये आम वो नहीं है, ये कोविड है, ये वायरल है, तो वो हमको लक्षण बताता है, वो हमसे लक्षण पूछता है, फिर वो परहेज बोलता है, ये करो ये नहीं करो। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए है कि पहले हम डिजीज कॉन्सेप्ट को समझें कि ये क्या बीमारी है, दिमागी बीमारी क्या होती है, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके बाद कैसे हमने इलाज कराना है, उसमें दवाइयों का क्या योगदान है, उसमें फैमिली ट्रेनिंग का क्या योगदान है, क्या क्या चाहिए। सो जब तक हम बेस से क्लियर नहीं होंगे, जब तक हम मानेंगे नहीं कि अब ये मेरा बेटा नहीं एक पेशेंट है, और जब तक हम उसको मरीज की नजर से नहीं देखेंगे तो हमारे दिमाग में एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगा, हम डिजीज को नहीं देख पाएंगे। हम बोलेंगे बेटा ये कर रहा है, हम बोलेंगे हस्बैंड ये कर रहा है, हम बोलेंगे फादर ये कर रहा है, हमें उसमें ना मरीज नजर आएगा ना बीमारी नजर आएगी। और अगर हम यही नहीं मानेंगे कि ये बीमारी है और ये बीमारी क्या है, हम आगे कैसे चलेंगे, हम ट्रीटमेंट कैसे करवाएंगे। तो क्या आप लोग सब समझते हैं इस डिजीज के बारे में या आप पूछना चाहते हैं? सो नंबर 1 इज कि आप बैठे हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, तो पहला स्किल जो आपको एज अ फैमिली यूज करना है कि आपको अपने आप को साइको एजुकेट करना है इस बीमारी के बारे में। बिकॉज मेरे कॉमन सेंस के बिलीव्स कह रहे थे आदत है, गंदा इंसान है, दोस्तों ने लगा दिया। क्या मैंने वो स्किल, एक हुनर हासिल किया इस बीमारी को, ये जो हॉस्पिटल में बैठ के उसे जानने का। सो नंबर 1 स्किल इज कि अगर आप स्कूल में बैठे हैं तो आप अपनी एकेडमिक ग्रोथ के लिए बैठे हैं, ठीक है। आप कुकिंग स्कूल में गए हैं तो आप कुकिंग सीखने गए हैं, ड्राइविंग स्कूल में गए हैं तो आप ड्राइविंग सीखने गए हैं। आप एक हॉस्पिटल में बैठे हैं तो हॉस्पिटल में इसका मतलब कि आप किसी आदत का इलाज नहीं करा रहे, आप किसी बीमारी का इलाज करा रहे। तो क्या मैं उसके बारे में पूरा जागरूक हो रहा हूँ, मैं उसके बारे में फैक्ट्स इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं अपने क्वेश्चंस में अपने डाउट्स, मेरे मन में 100 सवाल है, कितने लोग पी रहे हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है, क्या मैंने ये क्वेश्चंस, मैंने अपने आप को एजुकेट किया। सो नंबर 1 स्किल इज कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को अवेयर कीजिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन साइंस, क्योंकि हम साइंस के वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो क्या आपके जो किंतु परंतु, बिकॉज एज अ फैमिली, एज अ लेमन, हम सबके मन में ढेरों क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, क्या मैंने वहाँ पे उनके आके आंसर्स, जवाब ढूंढे। मैंने पूछा कि मैम मुझे तो ऐसा लगता है बट आप लोग ये कह रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट स्किल इज कि जो चीज़ आप सीखने आए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कीजिए कि मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं क्यों ट्रीटमेंट कराने जा रही हूँ अपने हस्बैंड का, अपने बेटे का। सो नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, क्या आप कन्विंस्ड हैं कि ये बीमारी है कि अभी भी लगता है कि आदत है। सो वहां से आपकी गेम आगे चलेगी। आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स में अंडरस्टैंड करेंगे। क्या हम मानते हैं कि ये दिमागी बीमारी है? हाँ जी, यस और नो। क्या हम मानते हैं WHO के अकॉर्डिंग कि ये प्राइमरी है, जन्मांध्रु है, हमारे पेशेंट का शरीर ही ऐसा बना था कि ये प्री डिस्पोज था, इसमें जब भी नशा जाना था तो हमारे दिमाग ने खराब हो जाना शुरू कर देना था। क्या हम मानते हैं कि ये एक क्रॉनिक बीमारी है, जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज?
क्योंकि अगर प्राइमरी है तो अंदर ही है। क्रॉनिक मीन्स लंबे समय की बीमारी। क्या आप मानते हैं कि आप समझना चाहते हैं इसके बारे में? क्रॉनिक, देन प्रोग्रेसिव। अगर 2 हार्ट अटैक्स हो जाते हैं तो 3rd टाइम में डॉक्टर कहता है कि केयरफुल रहना, जान भी जा सकती है। हर बीमारी के स्टेजेस होते हैं, तो इसी तरह इस बीमारी के 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में हम हॉस्पिटल पहुंचते नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं लगता, हमें समझ नहीं होती। जब बहुत नुकसान हो जाता है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2nd स्टेज या 3rd स्टेज में हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और 4th स्टेज में इलाज पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद फेटल, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी चीज का हमें डर है सबसे ज्यादा। फेटल मीन्स जानलेवा। कोई भी दिमागी बीमारी दुनिया में जानलेवा है। अब जरूरी नहीं है कि ओवरडोज से मौत हो, मौत नशा करके एक्सीडेंट में भी हो सकती है, किसी झगड़े में भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, लिवर भी खत्म हो सकता है, ठीक है। देन क्या हम मानते हैं कि ये बायो डिजीज है? बायो मीन्स इसमें हमारे पेशेंट का शरीर खत्म हो रहा होता है, उसका दिमाग, लिवर, किडनी, अल्टीमेटली उसका खाना पीना, सोना, ये सारा फिजिकल शारीरिक पार्ट है। सेकंड साइको, हमारे पेशेंट की जो सोचे हैं, जो उसका थॉट प्रोसेस है, सोचने का तरीका है, जो उसके बिलीफ सिस्टम है, वो कैसे दुनिया को जीता है, उसके फीलिंग्स और इमोशंस वो कैसे मैनेज करता है, इसका भी नुकसान हो जाता है। क्या आप ये बात मानते हैं? तो इसीलिए WHO ने बोला है कि ये कनिंग बीमारी है, जो दिखती है और जो हम समझते हैं वैसा होता नहीं है। गिल्टी क्या फील कराना है? हम तो सारे यहाँ पेन में बैठे हैं सर, हम इतनी पेन में बैठे हैं, मगर ये अंदर, क्योंकि हमारा भी माइंड है ना, वो बचपन से कंडीशन है, उसके बिलीफ सिस्टम है, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। गिल्टी फील कराने से रादर हम रेपिटेशन या एम्फसाइज इसलिए करते हैं ताकि वो बात हमारे अंदर ड्रिल कर जाए। बिकॉज ये बहुत लाइफ का अनप्लेजेंट फैक्ट है कि घर में एडिक्शन आ जाती है जब, तो इसलिए बार बार, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट लिव्ड है। अगर आज मैं इनको ठीक देखूंगी तो मैं फिर भूल जाऊंगी अपनी पेन। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो बहुत लोग शेयर करते हैं कि जब हम शमशान घाट में जाते हैं और हम किसी को चिता पर देखते हैं, तो उस टाइम हमारे दिमाग में आता है मैंने भी कल यहाँ आना है, मेरी माँ भी आ सकती है, मेरा हस्बैंड भी आ सकता है, और थोड़ी ही देर में हम फिर दुनियादारी में बिजी हो जाते हैं। सो दिस इज कंडीशनिंग, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। यही पेशेंट के साथ हो रहा है। सुबह 9 से 5 तक जो क्लासेस लग रही हैं, उसके अंदर घुसाया जा रहा है कि भूलना मत, यहाँ पे छोटा मोटा जुकाम खांसी नहीं है, जान का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, स्किल्स का मतलब ही यही होता है कि हम उन साइको सोशल स्ट्रैटेजीज जो ऐसे हम अपने अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर्स, अडैप्टिव बिहेवियर्स लेके आए जो हमारे पेशेंट के साथ हमारा कनेक्शन ठीक करे। और आगे मुझे इमोशंस को मुझे डील करना मुझे सिखाएं, मुझे क्राइसिस मैनेजमेंट में कैसे उसके साथ बिहेव करना है, मुझे वो तरीके सिखाएं। मेरी इनके साथ जो आज से सारी कॉन्फ्लिक्ट इतने सालों से है, मैं उसको कैसे रिजॉल्व करूं, ये सारे पॉजिटिव बिहेवियर स्किल, यही सब हुनर हमने सीखना। जब हमारे पेशेंट गुस्सा करते हैं, जब हमारे पेशेंट अब्यूज़ करते हैं, जब हमारे पेशेंट रोते हैं, जब हमारी फैमिलीज हॉस्पिटल में लड़ती हैं, जब हमारी फैमिलीज रो देती हैं, जब हमारी फैमिलीज अड़ जाती हैं, तो हमें ये सब कुछ नहीं दिख रहा होता, हमें सिर्फ पेशेंट और फैमिली का पेन दिख रहा होता है कि जब हम रिएक्ट करते हैं हमारा पेशेंट भी रिएक्ट करता है, पता है मुझे, मगर हमें सिर्फ पेन दिखती है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड फॉर अस कि ये पेरेंट ऐसे क्यों बोला, ये पेरेंट क्यों लड़ा, क्योंकि हमें उसके पीछे उसकी पेन दिख रही होती है। सो मूविंग टू नेक्स्ट, कि साइंस का मानना है कि ये बायो साइको सोशियो डिजीज है। हमारी दुनियादारी खत्म हो रही है, हमारे रिश्ते खत्म अफेक्टेड हो रहे हैं, हमारी इज्जत, पैसा, काम, सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट सब खत्म हो रही है। तो साइंस के हिसाब से ये जो तीसरी चीज है बायो साइको सोशल, ये भी खत्म हो रही है। चौथा रह जाता है स्पिरिचुअल कनेक्ट।
जिसमें आपके वैल्यूज़, जिसमें आपका अपनी आत्मा के साथ कनेक्शन, कंफर्टेबल फील करना, ये भी ख़त्म हो जाता है। और अगर पेशेंट का ख़त्म होता है तो फैमिली का भी ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये डिजीज़ कॉन्सेप्ट है। जब तक हम एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, उस पर काम नहीं करेंगे, ना हमारा पेशेंट आगे बढ़ेगा, ना हम बढ़ पाएंगे। ठीक और है, इसमें फर्दर ऐड करूंगी कि एडिक्शन को बोला जाए कि ये फैमिली डिजीज है। फैमिली डिजीज, मतलब एक जना नशा करता है बट सारे के सारे घर वाले बीमार हो जाते हैं। बीमार तो एक को होना चाहिए था, बट ये हाईली कम्युनिकेबल बीमारी कैसे होगी, इतनी कंटेजियस कि एक जना कर रहा है और बीमार सारे के सारे घर वाले। सो इसलिए अपने आप को कि हाँ, जो सिम्टम्स मेरे लव्ड वन में मुझे दिख रहे हैं वो कम ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आ रहे हैं। सो इसलिए बीमारी के लिए सही अपने आप को एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बायो साइको सोशल मॉडल, ठीक है। बीमारी के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, फेटल। बीमारी का नेचर कोर्स क्या है कि इतनी पावरफुल है, इतनी क्लेवर बीमारी है, इतनी चतुर चालाक मायावी बीमारी है कि बात बात पे आपको भ्रम डालेगी। क्या मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ बीमारी को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज जो हम बचपन से आज तक पेरेंट्स, फैमिलीज करती आई हैं, सीखी आई हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन होती है। पेरेंट्स भी हिल जाते हैं, फैमिली हिल जाती है। ये तो प्यार है हमारा, हम कहते हैं नहीं, ये इनेबलिंग है आपकी। ये पेन है, नहीं ये प्रोवोकिंग है। हिलता है ना, बुरा लगता है ये सुनना कि एक दिमागी बीमारी है, दिमाग खराब है, बुरा लगता है। ये खत्म नहीं होगी, बुरा लगता है। ये चालाक बीमारी है, समझ नहीं आता है। कितनी देर तक तो यही लग रहा होता है कि क्यों ये इसको ना हमें तंग करके मजा आता है, इसको समझ क्यों नहीं आ रहा। हम तो उसी में फंसे रहते हैं कि नहीं हमें बात आती। सो उसी से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर हमें लग रहा है कि बीमारी ये हम बोल रहे हैं, जहाँ हमें उसके साइंस एंड सिम्टम्स घर में दिख रहे हैं, तो क्या हम प्रोफेशनल हेल्प लें। देखिए, सैलून में जाते हैं बालों के लिए, ठीक है, दांत में दर्द है तो जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, आइज में है तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास। घर में इतना सब कुछ हो रहा है, बट क्या उसके लिए हम कोई प्रोफेशनल हेल्प के पास पहुंचे, हमने हेल्प सीखी, हमने बताया। हम तो सोशल स्टिग्मा में इतना फंस जाते हैं कि इतना सब कुछ घर में पूरा तांडव बीमारी रचा रही होती है, बट हम जा ही नहीं पाते प्रोफेशनल के पास कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, पेशेंट का बिहेवियर रूड, रफ, ब्लंट, थ्रेटनिंग ये है। बट हमें लगता है कि नहीं, हम बाहर ये बात बताएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। हम क्या बताएं, हमारा बेटा ही हमारे साथ ऐसे कर रहा है, तो हम हेल्प ही नहीं सीख करते। तो इसलिए नंबर 1 पॉइंट, जब आप इसको बीमारी मानना शुरू करोगे, फिर आपके अंदर वो झिझक कम होगी कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी प्रोफेशनल से जब आप हेल्प सीख करने जाओगे, तब आप अपना दिल खोल सकोगे। जब आप इसको बीमारी नहीं देखोगे तो आप बहुत फिल्टर करके इंफॉर्मेशन किसी प्रोफेशनल के साथ फिर डिस्कस करोगे। आप बहुत सिलेक्टिव शेयरिंग करोगे आप, क्योंकि हमारे अंदर क्या लगेगा कि मैं क्या बताऊंगी वहां जाके कि मेरा हस्बैंड ने मेरे को मारा, मेरे हस्बैंड ने मोबाइल तोड़े। तो हम बहुत फिल्टर करके फिर वो इंफॉर्मेशन एक मतलब प्रोफेशनल को, क्योंकि हम समझेंगे कि हम हस्बैंड की बेइज्जती कर रहे हैं, जबकि हम एक बीमारी का लक्षण बता रहे हैं कि इसका पेट खराब था, इसने उल्टी कर दी, इसने नशा किया हुआ था, इसने मुझे मारा। तो वो बीमारी का सिम्टम था, वो मेरे हस्बैंड का लक्षण नहीं था। तो ये चीज़ें हम डिफरेंस मतलब सेपरेट करके देख पाएंगे कि ये हस्बैंड है, ये पेशेंट है, तो शायद हमें भी बुरा नहीं लगेगा, राइट। मतलब बीमारी मतलब छुपाने से बढ़ती ही है। तो हमने आप देखिए कि ओवर द इयर्स इस बीमारी को हमेशा छुपाया है, नहीं बात की है इसके बारे में। तो आज भी जब हम कह रहे हैं कि अगर हम स्टिग्मा में रहेंगे, जहाँ हम खुद अपने बिलीफ सिस्टम्स में रहेंगे कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, लोग क्या देखेंगे कि मेरी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी, तो लोग तो होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हम इसी चक्कर में हेल्प ही नहीं सीख कर पाते। आपके घर में आपके लव्ड वन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक हैं आपके लिए। सो प्लीज सीक हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प। हाँ जी मेरी मैम, थर्ड। नंबर 3 इज अंडरस्टैंड द चैलेंजेस इन ट्रीटमेंट।
ठीक है, तो हम मतलब 1 by 1 डिजीज कॉन्सेप्ट को पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए, प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए, बताइए जो घर पे सब चल रहा है, कब से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के चैलेंजेस को समझें। ट्रीटमेंट कोई रोज़ी बटर पेपर या केक वॉक नहीं होने वाला एडिक्शन का, कि ये कोई 7 दिन 14 दिन का क्वारंटाइन कर दिया, आइसोलेट कर दिया तो उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे सिम्टम्स। बीमारी का नेचर और कोर्स क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट के चैलेंजेस हैं, आप मुझे बताइए। जब आप लेकर आते हैं तो आप समझ पाते हैं उस टाइम पे कि अच्छा डिटॉक्स होगा, रिहैब ट्रेनिंग होगी, फिर फॉलोअप्स होगा, ये सारे ट्रीटमेंट के चैलेंजेस हैं। हमें क्या लग रहा होता है, क्योंकि आम एक अस्पताल में हम नॉर्मली जाते हैं, डॉक्टर ने चेकअप किया, दवाई दी, ठीक है, और हमें आराम मिल गया। पर यहाँ तो ट्रीटमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम जिस कंसेप्शन के साथ आते हैं कि हाँ जी इलाज कराएंगे, दवाई लिखा लेंगे, पर ट्रीटमेंट के और फिर चैलेंजेस जब हम बोलते हैं तो सिर्फ फैमिली या पेशेंट की साइड के नहीं होते। अक्सर फैमिलीज बोलती हैं कि जब दाखिल किया था तो 7 दिन बोला था, 4 दिन बोला था, अब मीटिंग में आप रिहैब भी बोल रहे हैं, अच्छा फिर रिहैब के बाद फॉलोअप भी बोल रहे हैं। तो चैलेंज हमारे लिए भी है, क्योंकि जब फैमिली हमारे पास आती है वो काफ़ी पेन में होती है, वो काफ़ी थकी होती है, वो सुनने की हालत में नहीं होती है इतना कुछ। इसीलिए ये चैलेंजिंग बीमारी है। डॉक्टर के लिए समझाना और ट्रीट करना, फैमिली के लिए समझना, और पेशेंट को तो ब्रेन डिसऑर्डर है, उस टाइम उसको समझ ही नहीं आना। पेशेंट आपको यहाँ ट्रीटमेंट में आप छोड़ के जाते हो, ठीक है, रिहैब में स्पेशली पेशेंट आपको थ्रेट करता है, पेशेंट इमोशनली ब्लैकमेल करता है, पेशेंट आपका प्लीट करता है, पेशेंट आपको पूरी धमकी देता है कि तुमको घर आके मैं डिवोर्स दे दूंगा। ये क्या है, ट्रीटमेंट के सब चैलेंजेस हैं। अगर आप इन स्किल्स को नहीं सीख पाए, ठीक है, कि टच एंड गो मीटिंग क्या है, डर्टी क्वेश्चंस कौन से नहीं हमने पूछने, तो आप तो इन चैलेंजेस में तो आप तो बह जाओगे, आप तो खुद ही कमज़ोर पड़ जाओगे। पेशेंट यहाँ पे अगर रो रहा है कि एक चांस दे दो, मैं छोड़ दूंगा, और अगर आपने वो स्किल नहीं सीखा, आप तो डिस्चार्ज ले जाएंगे। You have to explain that golden formula. हाँ. They'll ask. पीछे रह गया. Using the golden formula. एक पॉइंट पीछे कर दो. सो चैलेंजेस इन ट्रीटमेंट, ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रीटमेंट में पेशेंट अगर आज 4 दिन आपको अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट 2 डेज वो बिल्कुल चुप भी हो जाए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जर्नी उसकी बिल्कुल एकदम स्पीड ब्रेकर के फ्री नहीं जाएगी। द रोड टू रिकवरी इज ऑलवेज चैलेंजिंग। रोड टू रिकवरी में हमेशा बम्स आएंगे। क्या आप तैयार हो उस चीज़ के लिए? क्या आपने वो स्किल सीखे कि किस तरह से पेशेंट मेरे साथ बिहेव करेगा, डील करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये पेशेंट जब नशा छोड़ेगा उसके बाद उसके अंदर लोनलीनेस आएगी, पास्ट का गिल्ट आ सकता है, फ्यूचर के बहुत सारे उसके अंदर फियर्स आएंगे। क्या मैं रेडी हूँ ये सारे चैलेंजेस को देखने के लिए? सोसाइटी का बहुत सारा प्रेशर होगा, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा कि कहाँ पे था वो, क्या बना। तो ये सारे ट्रीटमेंट के चैलेंजेस हैं। सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे वूंड हुआ, हमने पट्टी लगा दी और जी इलाज हो गया, 3 महीने बाद जी प्लास्टर खोल देंगे। यहाँ पे ट्रीटमेंट पे आपको कदम कदम पे चैलेंजेस मिलने वाले। हॉस्पिटल आने से पहले के चैलेंजेस, हॉस्पिटल पहुंच गए तो हॉस्पिटल के चैलेंजेस, डिटॉक्स में क्या होता है, विड्रॉल में क्या होता है, कैसे पेशेंट को प्रिपेयर करना है, रिहैब में आ गए तो इसके चैलेंजेस, उसके बाद घर गए तो ट्रेनिंग या यूज़ करनी है, हमने अपने स्किल, पेशेंट ने अपने स्किल, उसमें चैलेंजेस, कितनी क्रेविंग आई, कितना हम फेल हुए, स्लिप हुए, रिलैप्स हुए, फिर हम आगे चले। जैसे जैसे हम रिकवरी में गए तो जो हमारा 6, 7, 8, 10 साल नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के चैलेंजेस, वापस सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के चैलेंजेस, स्पेशली हमारे पेशेंट के लिए, उसके अंदर जो टॉक्सिक शेम है वो दुनिया को फेस कैसे करेगा उसके चैलेंजेस, हमारे जो रिश्ते खराब हुए उसको ठीक करने के चैलेंजेस। चैलेंजेस का कोई एंड नहीं है और हम सबको दिल में ये बात पता है। इसीलिए ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है कि इस पूरी स्ट्रक्चर की मदद से हम अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। गोल्डन फॉर्मूला दिल आस्क, आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, ट्रीटमेंट आई थिंक। In the challenges in treatment using the golden formula,
तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने गोल्डन फॉर्मूला मतलब सुना भी है और आई थिंक वो अप्लाई भी कर रहे हैं, तो हम लोग आपसे ही पूछना चाहेंगे कि वो 4 पॉइंट गोल्डन फॉर्मूला क्या है, कोई फैमिली बता सकती है? नितिन सर, आपने बड़ा अच्छा शेयर किया था 2 दिन पहले इवनिंग मीटिंग में, आप 4 पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हो। सो आप अपने चैलेंजेस को 4 पॉइंट फॉर्मूला से कैसे आप यूज़ कर रहे हो, कैसे टैकल कर रहे हो? जो मेरे अपना थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को मूड चेंजेस आ रहे हैं और कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको मैं एक डायरी में लिख रहा हूँ कंटिन्यूसली एवरी आवर और सो। तो उस डायरी में मैं अपना एक इन्वेंट्री बना रहा हूँ। उस इन्वेंट्री में मेरे जो थॉट्स हैं, मूड्स हैं, उससे मेरे को जो इफ़ेक्ट आ रहा है बिहेवियर में, उसको मेरे को अपना mentally I am getting aware of it. When I am getting aware of it, then I can help myself to by using the 4 point. by using the 4 point formula. I can help myself to rectify those issues as soon as they start. तो नितिन सर के बात को इलैबोरेट करते हुए, तो गोल्डन पॉइंट जो एक 4 पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये फैमिलीज़ के लिए ये वाला स्किल कहाँ यूज़ होगा? ये मेरे नहीं, मेरे बीमार दिमाग की सोच। उसके पहले थोड़ा सा बेस ले डाउन करते हैं कि दिमाग में से सिर्फ और सिर्फ सोच निकलती है। अगर मूड खराब है, उसके पीछे एक सोच है, चैलेंज आ रहा है, सोच है, क्योंकि हमारा दिमाग ही फंस जाता है। मान लीजिए नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स की कड़ी ही लग जाएगी। तो पहले ही थॉट को, अब जो निधि मैम समझाने वाले हैं कि पेशेंट को भी यूज़ करना है, हमारे को भी थॉट्स आने हैं, तो हम हर सिचुएशन में कैसे ये 4 पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ जी। 1 ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट कोई भी आपके अंदर आया, वो पूरी की पूरी थॉट कास्केट, मतलब पूरी की पूरा डब्बा ट्रेन का लेके आएगा नेगेटिव थॉट्स का। दैट्स द पावर ऑफ 1 नेगेटिव आपका जो ऑटोमेटिक थॉट चल रहा है। तो वो पूरी चेन, जो पूरा डब्बा लड़ी बट लड़ी, वो जो सोचो कि आएंगी, उसी को हमने स्टॉप करना होता है। तो वो 4 पॉइंट फॉर्मूला में सबसे पहले क्या होगा, ये मेरे नहीं, मेरे बीमार दिमाग की सोच है। वो बीमार दिमाग की सोच क्या हो सकती है कि आप घर पे बैठे हैं और आप कह रहे हो कि हाँ मेरा जी नहीं लग रहा, वो वहाँ पे क्या कर रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर एक सोच आ जाए कि अब बस फॉलोअप ख़त्म कर दूँ, अब इसकी दवाइयाँ कम करवा दूँ। ये कहाँ से सोच आ रही है? ये आपकी नहीं, आपके बीमार दिमाग की सोच है। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बीमारी के साथ रह रह के आपकी भी वैसी कंडीशनिंग होगी, आपने वो सोच पाल रखी है। आती है ना, घर बैठते हैं हम तो यहाँ पे, जब स्पेशली जब आपका लव्ड वन ट्रीटमेंट में है, आपके अंदर कितनी सोचें चल रही होंगी, ले आऊँ, छोड़ाऊँ, खाना खाया कि नहीं खाया, कैसे सो रहा होगा, ठीक है, अब ट्रीटमेंट बहुत हो गया, अब मैं डिस्चार्ज करा लूँ, फॉलोअप पे क्यों भेजूँ। तो ये सारी सोचों का आप आइडेंटिफाई कीजिए। जहाँ पास्ट के लेके आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके पेन आ रही है, ठीक है, जिसमें आप फंस रहे हैं कि बनेगा, की हो गया, उन्हें ए क्या सी, ठीक है, फलाने ने ए गाल हाले तक नहीं मैं छाड़ पाई, ये कहाँ की सोच है? आपके बीमार दिमाग की सोच है। और वो सोच क्यों है? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने वो सोच पाल रखी है। जब भी ऐसी कोई सोच है जहाँ पे आप बेचैन हो रहे हो, जहाँ पे आपको अंदर घबराहट आ रही है, आपके अंदर डर आ रहा है, उस सोच को आपने क्या कहना है, तो रुक, मैं कोई ज़रूरी काम करके आया। मतलब कोई भी आपका जो पेंडिंग काम है, जो आप उससे पहले कर रहे थे, जब कहीं पे भी अपने आप को डिले डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, उस थॉट को आप देयर एंड देन उस चेन को ब्रेक करोगे। जैसे हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम वॉक के लिए जा सकते हैं, हम कुछ कुक कर सकते हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं, हम कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। मतलब इसके पीछे जो चीज़ छुपी है वो ये है कि डिस्ट्रैक्ट करना। हम एक सोच को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, एक बच्चा आइस के साथ खेल रहा है, गला ख़राब है, हमें डर है कि खा जाएगा, तो हम फटाफट उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उसके सामने से छीनेंगे तो वो लड़ेगा, शोर मचाएगा, वो थॉट हमसे लड़ेगा, तो हम एकदम डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो देखो बिल्ली आई, सडनली उसका माइंड डाइवर्ट होगा
और हम आइस उठा लेंगे। सोचों के साथ लड़ना यूजलेस होता। हम नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते। दे हैव वेरी पावर, क्योंकि इमोशन है ना पीछे, सोचों के भी एक पीछे इमोशंस आते हैं, दे हैव एनर्जी इन देम। तो सोचों का आप जितना लड़ेंगे, जितना सप्रेस करेंगे, वो उतनी बाउंस बैक करके स्प्रिंग की तरह वापस आएंगी। तो बेस्ट वे इसकी सोचों को आप हमेशा डिले कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं। कोई भी पेंडिंग काम, उससे पहले आप क्या कर रहे थे ज़रूरी काम, वो आप वापस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये होगा जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि हाँ यार ये सोच में मैं फंस रही हूँ, और उसके बाद जब आप वो डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो लास्ट में है कि अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, इंकरेज कीजिए कि आज मैं उस सोचों के भंवर में नहीं फंसी, आज मैं उस ट्रेन को ब्रेक कर पाई। तो दिस इज गोल्डन फॉर्मूला, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट में आएंगे तो आपके बहुत सारे आपके अंदर चैलेंजेस आएंगे। और निधि मैम, ये बहुत ही स्टूपिड लगता है कई बार फैमिलीज और पेशेंट बहुत हंसते हैं, ये क्या बात है, या ध्यान बटा दो इसका, ये कर लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। या फिर हमें बहुत सिंपल लगता है, ये सिंपल नहीं है। इस फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेटमेंट ही सबसे मुश्किल है। ये मैं नहीं, ये मेरे बीमार दिमाग की सोच है। हम तो इन दोनों को अलग ही नहीं कर सकते। अगर हम ये बोलते हैं कि ये उल्टी मैंने नहीं करी, ये मेरी बदहजमी की वजह से है, जो मुझे शर्म आती है कि ये डकार आया, ये मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारा दिमाग भी बीमार हो सकता है, और वो सोच उस चिंप ब्रेन में से आती है, वो मैं नहीं होती। तो जिस तरह हम बाकी बॉडी पार्ट्स की डिसऑर्डर को अलग करके देखते हैं, इसको भी हमने अलग करके देखना है, क्योंकि थॉट्स एक नेचुरल प्रोसेस है। बैठे बैठे ऐसे ही सोच आ जाती है, वो हम नहीं लाए होते हैं, वो आ जाती है। बट फॉर्मूला कहता है उसको एंटरटेन नहीं करना। अगर आपके शरीर के बाकी हिस्से बीमार हो सकते हैं, शरीर के अंग हैं ये सारे, आंख, कान, नाक, पीठ, टांग, ठीक है, तुम्हारा दिमाग भी तो बीमार हो सकता है। बट फिर इसमें इतना मतरे और ट्रीटमेंट हम क्यों देते हैं कि भाई ये बोलने में कि ये मेरे नहीं, मेरे दिमाग की सोच है। हमें पता नहीं कितना को बाहर मतलब फील होता है कि ये कैसे एक्नॉलेज करें हम इस चीज़ को। एज सिंपल एज दैट, कि अगर किसी को उल्टी आई है क्योंकि उसका पेट खराब है, मेरा दिमाग मेरा सोच भी खराब हो सकती है, मेरे दिमाग को भी कोई इशू हो सकता है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, किडनी के इश्यूज़ हैं, लंग के इश्यूज़ हैं। तो व्हेन इट कम्स टू ब्रेन, तो इतना ज़्यादा मैं उसके साथ डिफ्रेंशिएट क्यों कर लेता हूँ कि ये एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता कि ये मेरी बीमार सोच है। क्योंकि हम कभी भी दिमाग, दिल, ये कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए। जैसे एक टाइम था कि बॉडी नहीं बोला जाता था, अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता था। इंसान को नहीं पता था शरीर क्या होता है, वो अलग अलग पार्ट्स में देखता था। इसी तरह से सदियों तक दिमाग को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ मानी गई, जिसको हम छू नहीं सकते, वो कुछ अलग ही चीज़ है। बहुत रीसेंट है कि दिमाग के अंदर ही माइंड है, दिल नहीं है। दिल नहीं करता, दिल का काम डिफरेंट है, दिल से नहीं हम सोचते हैं। तो क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम डिफरेंट हैं, क्योंकि हमें बचपन से इस चीज़ की समझ नहीं है, तो यहाँ बैठकर हमें सीखना पड़ता है। और जब हम ये रिकवरी प्रोग्राम में आते हैं, जब हम ये स्किल सीखते हैं, जैसे नितिन ने शेयर किया कि अब थॉट आया तो मैं उसको एंटरटेन करने नहीं बैठ गया, उसको मैं खाना नहीं खिला रहा हूँ, मैं उसको लिख लेता हूँ। फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई ये मेरी दिमाग की सोच नहीं है, ये मत से नहीं आया है, ये चिम ब्रेन से आया है। मैम यहाँ पे ना 2-3 फैमिलीज न्यू है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। न्यू, तो उनको थोड़ा सा आप ये मत और ब्रेन वाली बात सिंप्लीफाई करके बता दो। ठीक है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि उनको शायद वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। अगर ठीक है श्वेता मैम, अगर किसी फैमिली का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ लीजिए। एक तो पहले सिंपल हम ब्रेन और ये माइंड की बात बताएंगे जो हम वैसे तो हम हॉस्पिटल में सारा बेसिक समझाते हैं, बट क्योंकि इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो सबसे पहले हम बहुत आसान तरीके से दिमाग को समझते हैं कि दिमाग में अगर हम एक्सपर्ट्स नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये सिनेप्टिक कनेक्शन है, ये डोपामिन है। हम सिर्फ बोलेंगे कि दिमाग सोचों का बहाव है, दिमाग में फ्लो ऑफ थॉट्स हैं। थॉट्स आते हैं ना हमें दिन में कितने,
थॉट्स हर तरह के आएंगे, नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, वीक आएंगे, स्ट्रॉन्ग आएंगे। जब तक ये थॉट्स चलते रहेंगे, पानी बहता रहेगा, फ्लो रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स ब्रेन इज इन ऑर्डर। बट जैसे ही ये फ्लो रुक गया, सारे थॉट्स एक तरफ, और आप अगर एक ही थॉट में फंस गए, इसको ब्रेन खराब होना कहते हैं। पानी बहता रहे तो उसमें खराब, गंदा नहीं होता। पानी जब रुक जाता है तो ही बीमारी पनपती है। सेकंड, ब्रेन में 2 हिस्से हैं मेन, ह्यूमन माइंड, मत, लॉजिक। सेकंड इज जो पीछे हमारा लिम्बिक सिस्टम है यहाँ पे, दिस इज चिंप ब्रेन। हम पहले जानवर थे, हम इवॉल्व हुए, ये इमोशनल ब्रेन है। खाना पीना, सोना, सेक्स, इमोशन, फीलिंग सारी इसमें है और ये ज़रूरी है। सो जब ब्रेन ठीक होता है तो ये मत और मन 2 अच्छे भाइयों की तरह साथ रहते हैं, बैलेंस में, संतुलन में रहते हैं। और लॉजिक हमेशा 51% थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब इमोशनल ब्रेन कहता है शॉपिंग करने गए यार, ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, तो फिर लॉजिक समझाता है रुक जा, ये हमारी ब्रेक है। अगर ये ऑर्डर में चल रहे हैं, लॉजिक ब्रेन थोड़ा ऊपर है, तो ब्रेन इन ऑर्डर है। जब हमारा जानवर दिमाग, चिंप ब्रेन पहलवान हो गया और हमारी मत की चलना बंद हो गई, उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। आप सिंप्लीफाई और कर देंगे, हमारा ब्रेन हार्डवेयर है और हमारा माइंड सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर ले लीजिए, कंप्यूटर की बॉडी हार्डवेयर, तो बिना सॉफ्टवेयर के क्या कंप्यूटर चल पाएगा? सो माइंड एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है बट यू कैन सी इट, उसी तरह हमारा माइंड में हमारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स पड़ी हैं, एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब एक माइंड की एंटिटी को नहीं आप टच कर सकते। हाँ, ब्रेन को यू कैन फील, ये हार्डवेयर यहाँ पर है, बट आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना वो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम चलेगा ही। और हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? पेशेंट का हार्डवेयर, पेशेंट का सॉफ्टवेयर, फैमिली का हार्डवेयर, फैमिली का सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर ठीक हो गया और सॉफ्टवेयर नहीं है, टेप रिकॉर्डर ठीक हो गया और टेप सुनने को नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो नशे में उसका हार्डवेयर में पहले चेंजेस है और उसके पैरेलल ही फिर उसके सॉफ्टवेयर, उसकी थिंकिंग, उसका बिहेवियर, उसका मूड ऑटोमेटिकली चेंज होने लग पड़ा। देखो, तभी तो हमें यहाँ पर हॉस्पिटल में आके इसको बीमार मानना और ये मानना कि ये कोई पागल है, इसका दिमाग खराब है, ये आप गाली दे रहे हो, बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम है हमारे अंदर और ये री इन्फोर्स होते हैं सोसाइटी में, मूवीज में, गानों में, वैलेंटाइंस डे पे कार्ड बनाकर कि दिल तो बॉडी का डिफरेंट पार्ट है। उसकी रिसर्च हो चुकी है, उसको सिर्फ ब्लड को पंप करना है। अब हमारी रिजेंटमेंट हमारे लव्ड वन से थी, मगर जब हमने उसको डिजीज से रिप्लेस कर दिया तो रिजेंटमेंट हो गई बीमारी से, ना कि हमारे पेशेंट से। तो अगर फैमिली यहाँ नहीं बैठेगी, फैमिली सबसे पहले हील नहीं होगी, तो हम दूसरे को क्या देंगे? बिकॉज हम तो खुद ही जख्मी है। अगर मेरे में स्मेल आ रही है तो मैं कोई खुशबू नहीं किसी को दे सकती। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड फैमिली फर्स्ट, कि हमारी जो रिजेंटमेंट है, क्योंकि हमारा भी शरीर है, हमारा भी चिम ब्रेन है, हम भी थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है। तो अगर हम अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, तो जो अगर पेशेंट ठीक भी होगा हम उसको वापस खींच लेंगे बीमारी, क्योंकि हम हील हुए ही नहीं। इसीलिए ये सारी स्किल्स हम यूज करते हैं कि ये फर्दर कैसे होगा। शुड वी गो टू, वी हैव डन इनोवेटिव प्रोवोकिंग हो गया। 5th, अगर आज नहीं खत्म हो पाया तो नेक्स्ट हम मीटिंग में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। हाँ जी। राइटिंग ऑनेस्ट फैक्ट्स अबाउट द पेशेंट, दैट्स द डाटा इंटरवेंशन। मतलब सबसे पहले तो अब स्किल्स हमने सीखनी है कि मैं मतलब कहीं नेबलिंग तो नहीं कर रही, प्रोवोकिंग तो नहीं कर रही, मैं ब्लेम गेम में तो नहीं फंस रही, मैं अपने पास के जख्मों को मैंने अपनी रिजेंटमेंट्स पे काम किया, ये हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या फॉरवर्ड करना है कि ऑनेस्टली जो भी बीमारी ने पेशेंट ने किया है, आप उसके सारा कलेक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड, एक थेरेप्यूटिक टूल में उस डाटा को कंसोलिडेट करके एक अपने काउंसलर के सामने पेश करें। पर यहाँ तक होता है कि जब ये स्किल की बारी आती है, स्किल को लिखने में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो पेशेंट्स बहुत फिल्टर
और पेशेंट की फैमिली फिल्टर लगा के सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन करती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि हम कहीं पेशेंट को ना नाराज़ कर दें, जहाँ हमारा काउंसलर के बाइसेस ना आ जाए बीच में, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। सो वो हम ऑनेस्टली वो फैक्ट्स दे ही नहीं पाते। सो द नेक्स्ट टूल इज कि अगर आपने स्किल करना है तो बीमारी को जैसे आपने देखा, जब भी आपने उसके अंदर चेंजेस देखे उसके बिहेवियर में, उसको ईयरली आप उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में, रिटन फॉर्म में एज इट इज प्रेजेंट कीजिए, रादर देन पेशेंट को डिमीन करते हुए जो आप प्रोवोकिंग जहाँ उसका बेसिक प्रोग्राम करते हैं। इंटरवेंशन को मैम मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगी, बहुत स्पेसिफिक। एक होता है जब हम बहुत परेशान होते हैं, गुस्सा होते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम जो कहना चाहते हैं अक्सर वो उसमें हमारे इमोशंस आ जाते हैं। सो पहला असूल है डेटा इंटरवेंशन मीन्स अब हम लिख लिख कर चीज़ें करें, क्योंकि हम यहाँ तक भरे हुए हैं इमोशन से, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से, तो जो असली मुद्दा है वो पीछे रह जाएगा। तो डेटा इंटरवेंशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट चीज है कि आपको लिखना शुरू करना है। लाइक माय हस्बैंड शेयर, ही राइट्स, तो पेशेंट को हर्मिटेज में डेटा लिखवाया जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले अपने आप को पहचानो, अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करो, लिखो, अपनी पेन को लिखो। फैमिली को अलग सिखाते हैं कि आप अपनी पेन लिखो, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम बीमार होते हैं, जब हमारा पेशेंट नशे में होता है, हमें तकलीफ हो रही होती है, तो या तो उस टाइम हम चुप हो जाते हैं डर के मारे, या हम चिल्लाते हैं, हम वायलेंस में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो हम कहना चाहते हैं वो बातें हमारे दिल में भी रह जाती हैं, और पेशेंट ने भी बहुत पेन इकट्ठा किया होता है इस बीमारी में, और पेशेंट की भी दिल में रह जाती है। अब एक हमारा बिलीफ सिस्टम है, बचपन से हम सुनते आए हैं, भूल जाओ, छोड़ दो। दिमाग कुछ नहीं भूलता, दिमाग कंप्यूटर की तरह हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी में रख देता है। कभी कभी होता है बैठे बैठे 5-6 साल पहले कुछ हुआ होता है, याद आ जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम कभी भी नहीं भूल सकते, मगर साइंस सिखाती है, एक्सपर्ट सिखाते हैं कि हमने इस थॉट की, इस पेन की, जिसने हमें तकलीफ दी है, इसको समझना है और इसकी सफाई करनी है कि हमें तंग ना करे। प्रोसेस करते हैं हम उसको, इसीलिए जब प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारी भी हीलिंग होती है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे होंगे, हमारे लव्ड वंस भी, हमारी फैमिलीज भी, जो एक्सप्रेसिव ही नहीं है। अगर हमारी फैमिली में 5 बंदे हैं तो 5 बंदों में से एक एक्सप्रेसिव है, बाकी कुछ बोलता ही नहीं है, बात कर ही नहीं सकता। सो जब हम लिखते हैं, जो डाटा इंटरवेंशन की बात की जा रही है, जब हम लिख रहे होते हैं तो कई बार हमें फैमिलीज आके बोलती है कि जब हम लिख रहे थे ना तो हमने इतना ज़्यादा लिखा कि हमारी खुद की इमोशंस इतनी वेंट आउट हुई, हमें भी इतना रिलीफ मिला वो लिख के, क्लेंजिंग हो गई। और डाटा इंटरवेंशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमने अपने लव्ड वन की बेइज्जती करनी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसलिए बोला जाता है, चाहे वो 13 साल में प्रॉब्लम आई, चाहे वो 12 साल में आई, चाहे वो बचपन में आई, क्योंकि नशा ऐसे ही नहीं आ गया हमारी लाइफ में, नशे से पहले बिहेवियर है कहीं ना कहीं। वो हमने स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कौन कौन से इंसिडेंट हुए बिहेवियर की वजह से। स्कूल से रस्टिगेट हुआ, कहीं मार्क्स कम आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, बाहर लड़ाइयाँ हो रही थी। पंजाबी में हम कहते हैं जिवें असी पोचे पाते हैं ना चीज़ों पे, ब्रशिंग ऑफ कर दिया उन चीज़ों को, कि बचपन में कहीं ना कहीं बिहेवियर्स थे पर फैमिली ने उसको ब्रश ऑफ कर दिया। वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जो है एडिक्शन आ गए। हमारे बीच में कुछ लव्ड वंस ऐसे भी हैं जो हमारे पास पहले किसी नशे के कारण नहीं आए थे, आज से 3-4 साल पहले, वो सिर्फ बिहेवियर के कारण आए थे, और उस टाइम पे उसको हमने टाइमली इंटरवीन नहीं किया। हम आए जरूर, हमने बात जरूर की, लेकिन उसके आगे सोल्यूशन नहीं लिया हमने, तो 4 साल बाद वो बीमारी पनप के बाहर आ गई और एडिक्शन आ गई। So data intervention is must for everyone. मतलब बहुत जो टेल ऑफ नेगेटिव इमोशंस, जो इमोशनल बैगेज हमने कैरी किया होता है, पेन का, एंगर का, फियर का, शेम का, डिस्गस्ट का, एम्बैरेसमेंट का,
ये सारी, आप मुझे बताओ, ये सारी इमोशंस हमारे साथ एडिक्शन में चल रही होती है, पेशेंट में भी, हमारी फैमिलीज में भी। तो जब तक आप इसको नहीं लिखोगे तो आप इन इमोशंस की सफाई कैसे करोगे, इनकी हीलिंग कैसे ऑल्सो करोगे? निधि मैम, इस बीमारी में हमारे रिलेशनशिप टूटते नहीं हैं, बीमार हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। हम लव और हेट दोनों कर रहे होते हैं अपने पेशेंट से, सिमिलरली पेशेंट भी करता है। अब लव और हेट एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये मतलब पॉइजन है, ये एक जगह पे लव और हेट नहीं रह सकता। तो हमने अपने रिश्तों को अगर ठीक करना है तो ये एक टूल बना है साइकोलॉजिकल। आप अपनी चिट्ठी लिखो, डेटा लिखो, आप पेशेंट अपना लिखे, एक थर्ड पार्टी एक्सपर्ट बैठे, क्योंकि हम इतने बीमार हो चुके हैं कि हमें दो ही तरीके आते हैं, या हम चुप हो जाएंगे, सालों साल नहीं बोलेंगे और खुलकर रिश्ता नहीं निभा पाएंगे, या फिर हम लड़ लेंगे। तो तीसरा रास्ता ये थर्ड पार्टी हमें सिखाती है कि हम कैसे इस पे वर्क करें। और डेटा इंटरवेंशन सिर्फ रिहैब में नहीं, जब तक हमें एक दूसरे से बातचीत करना नहीं आ जाता तब तक हम लिख लिख कर करें, चाहे ये सुनने में हमें फनी लगे, अजीब लगे, मगर जब हम लिख कर कन्वे करते हैं, और जो कम्युनिकेशन स्किल में हम सीखेंगे 1 मिनट में बोलना है, कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, कैसे नहीं यूज़ करने हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकेंगे। तो घर जाने के बाद भी अगर हमें आपस में कोई बात बुरी लग रही है, अगर हमें लग रहा है नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसको कुछ कह दूंगा, तो आप लिखिए, आप पेशेंट को साथ बिठाइए कि आई एम योर फादर, मुझे ये बात बेटा बुरी लगी, ये आपका एक्शन बुरा लगा, आप नहीं बुरे लगे। तो हमें मानना पड़ेगा कि हम बातचीत करना भूल जाते हैं, हमें कम्युनिकेशन करना नहीं आता। हाँ मैम, नम्रता, हम हमारे रिश्तों में जहाँ वायलेंस है, जहाँ साइलेंस है, हमें वो स्किल ही नहीं आता कि अपनी बात को कैसे रखा जाए। तो ये स्किल हमने सीखना है, क्योंकि हमारे को अभी दो कौन से टूल्स आते हैं अपने कम्युनिकेशन के, जहाँ तो हम भड़के जाते हैं, जहाँ बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, वायलेंस या साइलेंस। और तो जब आज हमने ये चीज़ें लिखनी है ना, जैसे मैम ने बोला, श्वेता मैम ने, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है, तो आप लोग हमारी भी मदद कर रहे हो कि हम बीमारी को और अच्छे से समझ सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम छुपाते रहते हैं बिकॉज हमारा इमोशन बीच में आ जाता है ना, ठीक है। और जब हम वो लिखते हैं फिल्टर के साथ, तो आप लोग सोचो अपने लव्ड वन के सिम्टम्स छुपा रहे हो हमसे। अब जस्ट इमेजिन किसी एक डॉक्टर से आप बीमारी के सिम्टम छुपा रहे हो, तो वो कहाँ रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक है। और कई बार जब हमारा डाटा इंटरवेंशन होता है ना, तो इतना ब्यूटीफुल चेंज आता है, इतना ब्यूटीफुल चेंज आता है। ये जो हमारा 100 डेज का ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, हर 15 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की एक सिग्निफिकेंस है। जब वो डाटा इंटरवेंशन नहीं हुआ, तब पेशेंट डिनाइल में, पेशेंट की रिजेंटमेंट्स भी है, पेशेंट की एग्रेशन भी है। तो जैसे डाटा इंटरवेंशन होता है, तो इनिशियली पेशेंट के लिए भी उसको एब्जॉर्ब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार पेशेंट को समझ ही नहीं आती कि क्या लिख दिया, मैंने क्या ये हो गया, किया है, कैसा उसको हो याद गया, भी नहीं उसको होता। याद ही नहीं होता। पर जब उसको हम बार बार देखो, यहाँ पे ना बहुत बार बोला जाता है कि सेम चीजें रिपीट होती है, पेशेंट्स भी कहते हैं सेम चीजें बात हो रही है। वो सेम इसलिए हो रही है कि रेपिटेशन करेंगे तो हम लर्न करेंगे, रेपिटेशन होएगी तो लर्निंग होएगी। तो जब पेशेंट वो पढ़ता है, समझता है, तो उसको अपने बिहेवियर दिखते हैं। बिहेवियर वो है जो हमें नहीं दिखते। मेरा क्या बिहेवियर है मुझे नहीं दिखेगा, मेरा बिहेवियर मेरे आसपास वाले लोग बताएंगे। तो जो डाटा इंटरवेंशन है, उसमें आपने मरीज के बिहेवियर बताए हैं हमें, जिसके बाद एज अ ट्रीटिंग टीम हमें भी समझ आती है बहुत सारी चीज़ों की और उसकी प्रॉब्लम्स की, और पेशेंट को भी पता लगता है कि अच्छा मेरे ये बिहेवियर थे, मुझे पता ही नहीं था। तो कंक्लूजन में मैम एक चीज़ आपने बहुत अच्छी ऐड करी, इसमें मैं ऐड करती हूँ, और सर ने भी आज ये पॉइंट उठाया, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि एक होता है हमारे बिलीफ सिस्टम में, हम गिल्ट और शेम को एक मानते हैं। गिल्ट होता है एहसास होना और शेम होता है शर्मिंदा होना। गिल्ट एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इंसान को ही एहसास होता है, इंसान को ही गिल्ट होता है, जानवर को नहीं होता। अगर हमें और हमारे पेशेंट को एहसास नहीं होगा, अगर हमारा पेशेंट रोएगा नहीं,
अगर हमारा पेशेंट रियलाइज नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। और दूसरी चीज़ है शर्मिंदा होना। जाहिर है हमारे पेशेंट कोई अच्छे काम तो बीमारी में कर नहीं सकते, उनका जानवर दिमाग कर रहा होता है, तो वो अच्छे एक्शन, पॉजिटिव हेल्दी एक्शन तो होते नहीं। तो जब वो चिट्ठी पढ़ी जाती है, और हम फैमिलीज भी कोई बहुत सारे हेल्दी एक्शन तो करते नहीं, तो जब वो चिट्ठी पढ़ी जाती है तो पेशेंट को बहुत शर्म आती है। तो ये थेरेपिस्ट और एक्सपर्ट्स का काम है कि उसको समझाना, उसको एहसास दिलाना, उसको पेन फील कराना, बट एट द सेम टाइम एंड में जाके क्लोजर देना और उसको ये मैसेज देना कि ये तुमने नहीं किया, ये तुम्हारे बीमार दिमाग ने बीमारी में किया। सो एक्टिव लिसनिंग, एम्पथी, 1 मिनट टॉक, ये स्किल्स एज अ फैमिली ये आप लोगों को अपने स्किल्स पॉलिश करने हैं, डेवलप करने हैं। एक्टिव लिसनिंग मतलब कि अगर ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਡ ਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਰਟ। ਔਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟ ਆਊਟ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, तो ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਨਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। और स्पेशली हमारे जैसे घरों में, क्योंकि बीमारी ने बातचीत कराना बंद किया होता है और हम सब इतनी नफरत भी कर रहे होते हैं अपने पेशेंट से, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम तो सुनाना चाहते हैं। तो इसीलिए एक्टिव लिसनिंग पे जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ सुनने के लिए सुनना है, दूसरे का पर्सपेक्टिव, उसकी सोच, उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स सुनने हैं। और क्योंकि हम एक दूसरे को सुना नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए बीमारी आ गई, क्योंकि हमने बीमारी को जगह दे दी। और सुनने के बाद चाहे वो आधा घंटा बोल रहा है, चाहे वो पौना घंटा बोल रहा है, चाहे वो 15 मिनट बोल रहा है, 1 घंटा बोल रहा है, उसके बाद जैसे आपको सबने बोला सोल्यूशन नहीं देना, उसके बाद 1 मिनट टॉक है। हम एक्सप्लेन करेंगे मैम 1 मिनट टॉक क्या होती है, बताइए। 1 मिनट टॉक में देखिए, उससे पहले एक वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि हम उस इंसान की जगह जाके सोचेंगे कि यार इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, नशा छोड़ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे मैम एक बार बताएंगे सबको एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फर्क होता है। सिंपैथी का मतलब है कि हम किसी के साथ दया या सहानुभूति कर रहे हैं, ਤਰਸ ਕਰ कोई ਰਹੇ बेचारा ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। मतलब सिंपैथी विच दया फैक्टर इज सब तो बड़ा, ठीक है, दया आ रहा है, पिटी आ रही है। एम्पैथी में होता है कि आप उस इंसान की जगह उसके शूज में जाके आप उसके दर्द को महसूस करते हो, रादर देन कि पिटी की जगह आप उसकी पेन को फील करते हो, अंदर तक फील कर। ये एम्पैथी है कि यार वो नशे की जर्नी छोड़ रहा है, उसके लिए भी इजी नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नॉर्मल बातचीत करे, वो काम करे, वो सबके बीच में बैठे। एक बार उसकी जगह जाके सोचो तो सी कि उसके अंदर कितने को बुझाल चल रहे हैं, उसके अंदर कितनों के सवाल चल रहे हैं। ये एम्पैथी है कि यार वो जो बात कह रहा है उसकी जगह जाके महसूस करने की कोशिश करो। और उसके बाद 1 मिनट टॉक है कि भाई तू मेरा बड़ा अजीज़ है, यू आर प्रेशियस टू मी, ठीक है, तू मेरे लिए अनमोल है,
ठीक है, बट ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, कि मैं तेरी वाइफ हूँ, ये जो बिहेवियर तूने किया मेरे को हर्ट हुआ है, अब इसके बारे में क्या करना है, हम इसके बारे में ठीक है। और उसके बाद आपने जब बोला कि ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੈਂ डिसअप्रूव करदा, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। दैट्स इट। ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल एक गुड फील करके गल नू रफा दफा करना, ना कि मतलब साडी कन्वर्सेशंस कितने खत्म होंदी है कलेरा ठीक है, आगे पिछला सारा बैड फीलिंग करके पंजाबी फैमिलीज में ये बिलीफ सिस्टम है, जब तक पंजाबी एक टिपिकल टोन में बात नहीं कर लेते इसका मतलब वो बात ही नहीं कर रहे, मतलब वो राई का पहाड़ बना के हमारी बातें खत्म होती हैं। तो एंड में आपने बस इतनी बात कह के उसको गुड फील करा के अपना काम नॉर्मल कर जाए। मतलब कोई ए नहीं है कि मन मुटाव करके कैसे बुलाना नहीं, 2-2 दिन जड़ी साड़ी कर चुपियां चलती हैं। हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं 1 मिनट टॉक पे, अच्छा तुम भी लर्न कर रहे हो, हम भी लर्न कर रहे हैं, हम भी अपने ऊपर काम करें, बेटा तुम भी अपने ऊपर काम करो। हैप्पी गुड फीलिंग है ना, म्यूचुअल, दोनों तरफ गुड फीलिंग देनी है। विन विन कराना है आपने, कि आपने अपनी बात भी कह दी और आपने दूसरे को बुरा महसूस नहीं कराया। ये स्किल अब आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी एडिक्शन में हम हमेशा डिफेंसिव हुए, हम हमेशा क्रिटिकल हुए। तो आज हमें वाइस वर्सा अपनी 1 लाइनर में बात ख़त्म करनी है, कि रादर देन कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर इतनी और जाती है कि लंबे लंबे भाषण देना, समझाना, कि ताकि उसको समझ आ जाए, आज ही उसको मैं सब कुछ समझा दूँ। 1 लाइनर में बात, प्रिसाइज 1 मिनट टॉक, डन। और एक ना ये सर्वे हुआ था, उसमें ये उन्होंने बोला कि हम इतने ज़्यादा आदत पड़ गई है ना गुस्सा करके समझाने की, और दूसरा बंदा अगर हम गुस्सा कर ही जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। तो वो चीज़ जो आप एक्चुअल में किसी को समझाना चाहते हो, आपको अपनी पिच डाउन करके समझाना चाहिए। जो भी बात आप कन्वे करोगे, आप अपनी पिच को थोड़ा डाउन करके अगर समझाओगे, वो उसको करेगा, क्योंकि गुस्से में उसकी आदत पड़ चुकी है कि ये तो बोल ही रहे हैं, वो जा ही नहीं रहा उसके अंदर, क्योंकि हमें बचपन से वो आदत पड़ चुकी है। Disagreeing politely is the right term for this। और कहते हैं कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ 7%, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं आपका कंटेंट है वो मैटर करता है, 33% आपकी जो ये पिच है, वॉइस है, वो मैटर करती है, और 58 आपका नॉन वर्बल जो जेस्चर होता है। आप देखो कि वर्ड्स आपके सिर्फ 7%, आपकी बाकी पिच और आपका जो जेस्चर्स हैं, आप किस तरीके से आंखें निकाल के, जहाँ आपने हाथ उठा के कैसे बात करते हो, वो ज़्यादा मैटर करते हैं रादर देन कि हम सिर्फ ये करें। सो ये कम्युनिकेशन के छोटे स्किल्स हैं, बार बार करना है। आप उसको फिर 2 घंटे के बाद कि बेटा मैं भी काम करदा वे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तू भी अपने बिहेवियर ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵੇ। किया तो है ही नहीं, कहने का तरीका इस तरह का होता है, अखा काट के हाव भाव होते हैं, दरवाजा जोर से मार दिया, आई जाती है ना, वे फीलिंग्स तो आई जाती हाव भाव हो गए। मैंने तरीके से बोल रहे हैं हमारे साथ। आपने कभी देखा है कि कोई डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहा है, लेकिन आपको समझ आ जाती है ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, वो कैसे समझ आती है कि वो लड़ रहे हैं? बात के वो चुप वो जाते कहते हैं समझ तो ना, रखते आंखें बहुत कुछ बता दे देती हैं, आंखें बता देती हैं कि किस टोन में आप ये, बिल्कुल आंखें बोलती हैं। आपको कई बार कोई लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन 2 बंदे जब बात कर रहे हैं आपको समझ आती है ये लड़ रहे हैं, ये लड़ने वाली बात है। यहाँ पे हमारे पास आते हैं ना कई वो श्रीनगर से, लद्दाख से, वो अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, पर हमें कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि हाँ ये कुछ अब थ्रेट दे रहे हैं। इज अ वेरी गुड थिंग ना, जो कोई सुनता है वो भी बहुत अच्छा है। और कई बारी जब 1 मिनट टॉक चल रही होती है तो हम एज अ फैमिली, हमें पता ही नहीं होता क्या जवाब देना है। उस टाइम पे व्हाट वी कैन एंड कि चलो हम अपने थेरेपिस्ट से बात करते हैं, चलो डॉक्टर से बात करते हैं, हमें नहीं पता होता कई बार। सलाह करके फिर बता देंगे, विचार करके बाद में फिर पेशेंट आगे से कहते हैं अच्छा मैं भी उन्होंने को पूछना है।